तो जो मेरा अगला पहेली का जो जवाब था मैंने यहाँ पर लिखा हूं, आप थोड़ा इसे ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है? सही जवाब मोमबत्ती होगा, कैंडल। ठीक है, CANDLE होता है। मैं कमेंट में देखा कुछ स्पेलिंग मुझे मिस्टेक दिखा, तो मैं उन स्टूडेंट से बोलूंगा कि थोड़ा कैंडल के स्पेलिंग आप लोग जरूर देख लीजिए। CANDLE होता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। सबसे पहला जो जवाब आया वो आया चांदनी खटीक के तरफ से। नंबर 1 आई चांदनी, फर्स्ट आई है। और नंबर 2 यानी सेकेंड नीतीश साव का जवाब था ये। और थर्ड रोहित महतो का जवाब था, यानी थर्ड हमारा रोहित महतो आए हैं। आप जानते हैं कि जो मैं पहेली करता हूं, पूछता हूं आप लोगों से, तो उस पहेली में टॉप 3 कमेंट्स को ही मैं ऐड करता हूं। इसके बाद आप जो भी सही उत्तर देना है दीजिए, कोई बात नहीं। आप टॉप 3 को ही सबसे पहले नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, यही मैं देखता हूं। तो आप पहेली को पहले, अगर आपको पता है तो कमेंट जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि अगर आप टॉप में रहते हैं तो आपका नाम जरूर बोला जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से। तो इन सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने सही जवाब दिया, और मैं इनके शार्प माइंड की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता हूं कि इन्होंने बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ा और जवाब दिया। इनका दिमाग जो है काफी शार्प है। अब चलिए, आज का जो मेरा पहेली है थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, उसका उत्तर आपको देना है जल्द से जल्द। आज का मेरा पहेली है, ध्यान दीजिए। पैर नहीं है, पैर नहीं है फिर भी चलती है। पैर नहीं है फिर भी चलती है, तीनों हाथों से। हम लोग को कितने हाथ है? 2। तीनों हाथों से अपने मुंह को साफ करती है। आपको बताना है कि इस पहेली का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए मैं हिंदी पर कोई वीडियो नहीं बनाया था। बहुत सारे स्टूडेंट हमको बोले कि सर आप हिंदी के जो व्याकरण पकड़े थे क्लास 10 का, आपने 2 टॉपिक करवाया और बाकी सब आपने छोड़ दिया। तो आज मैं आपके हिंदी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, और वो है हमारा वाक्य। मैं ऑलरेडी यानी पहले ही समास और कारक के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। और आज मैं आपको बताने वाला हूं वाक्य के ऊपर। वाक्य के ऊपर आज मेरा टॉपिक है, क्या वाक्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज के अपने इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से। हाँ, हिंदी को करने के लिए आपको विशेष रूप से क्या ध्यान देना है कि आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करते हुए स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा कि स्पेलिंग जो मात्राएं हैं वो गलत ना उतरे, क्योंकि जितनी मात्राएं आपकी गलत होगी आपका एग्जाम में नंबर भी उतना ही कम आएगा। तो आप मात्राओं पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। देखिए, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के विभिन्न भेदों का व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, वाक्य के बारे में तो देखिए, वाक्य की परिभाषा क्या है? वाक्य सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? यानी सार्थक शब्दों का, शब्द जो होने चाहिए सार्थक। असार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई एक निश्चित अर्थ हो। बहुत सारे ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, फिर भी वो बोले जाते हैं। लेकिन वाक्य किसे कहेंगे? सार्थक शब्दों का एक क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। समूह यानी क्रमबद्ध का मतलब हुआ कि वो सही तरह से अरेंज होने चाहिए। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। जैसे देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वाक्य बनता है शब्द से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी शब्द दिया गया है और इन शब्द को एक क्रमबद्ध समूह में रखा गया है जिससे एक अर्थ वाला वाक्य बन गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये एक वाक्य का उदाहरण हो गया। यदि इसको ऐसे बोला जाए कि पुस्तक राम है पढ़ता, तो इसमें सार्थक
शब्द तो हो रहे हैं लेकिन एक क्रमबद्ध में नहीं होने से इसको वाक्य नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो आप समझे हैं कि वाक्य किसे कहते हैं, और वाक्य का मैंने एक उदाहरण दे दिया। आप समझ गए होंगे कि सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह होना चाहिए जिसका एक निश्चित अर्थ भी होना चाहिए, वही वाक्य कहलाता है। अब चलिए आगे देखते हैं वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य के भेदों के बारे में भी हमें जानकारी रखनी है, जानना है। सामान्यतः वाक्यों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। यानी वाक्यों का वर्गीकरण सामान्यतः कितने भागों में किया जाता है? 3 भागों में। वाक्यों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? देखिए, कौन नंबर है हमारा? रचना के आधार पर, यानी हम वाक्यों को रचना के आधार पर बांट सकते हैं उनके भेदों को। ख नंबर क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर भी हम लोग वाक्य को बांट सकते हैं। और ग नंबर है अर्थ के आधार पर, वाक्य को अर्थ के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एक एक भाग को अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद है। देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? यानी जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, बिल्ली दूध पीती है। यानी कहने का मतलब है कि सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। कर्ता और क्रिया के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि जो काम को करता है वो कर्ता कहलाता है और जो काम किया जाता है वो क्रिया होता है। इसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है, इसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। अब चलिए 2 नंबर देखते हैं मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित उपवाक्य कहने का मतलब है कि जो सरल वाक्य पर आश्रित हो, डिपेंड करता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरल आश्रित उपवाक्य। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? आश्रित उपवाक्य। यानी जो सरल वाक्य के ऊपर डिपेंड करता है, आश्रय लेता है। आप देखे हैं कि जब हम लोग धूप में, गर्मी के दिनों में हम पेड़ का आश्रय लेते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं, रहना पसंद करते हैं, हमें आराम मिलता है। तो यही जब सरल वाक्य पर जो वाक्य आश्रित रहता है उसे ही आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। उसको वाक्य नहीं बोलेंगे, उपवाक्य कहेंगे। उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एक एक स्पेलिंग देकर नोट डाउन कीजिएगा। जैसे देखिए, यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ता था। देखिए यहाँ पर जो वाक्य हो रहा है, सरल वाक्य जो है दिया है ना, कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा, इसमें सरल वाक्य क्या होगा? मैं पढ़ता था, मैं क्या करता था? मैं पढ़ता था। और आश्रित उपवाक्य क्या होगा? यह वही विद्यालय है जहां। ओके, ख नंबर में मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें चौधरी जी रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सरल वाक्य हो रहा है वो चौधरी जी रहते हैं। ओके, और इसका आश्रित उपवाक्य मैं उस मकान में रहता हूं जिसमें। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में जिसमें, जहां, इस तरह के शब्द जो होते हैं दिखाई देते हैं, जुड़े रहते हैं वाक्य में, तो आप ऐसे भी समझ जाइएगा कि ये मिश्र वाक्य है। आप परीक्षा में देखिएगा कि आपके प्रश्न पत्र में कुछ वाक्य दे दिया जाएगा और पहचानने के लिए भी बोला जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है। तो आप इसे अच्छे से समझिए। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, मैं और अलग तरीका से इसको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है, और चलिए इसका और एक भाग रह गया है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो हमारा 3 नंबर भेद है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए 2 बार उसे लिख दिया मैंने, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है
कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो सकते हैं या मिश्र वाक्य किसी अव्यय के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, सुबह हुई और भौरे गुंजन करने लगे, यहाँ पर जो और है अव्यय है, और के द्वारा ये दोनों वाक्य आपस में जुड़े हुए हैं। उसी तरह ख नंबर उदाहरण देखिए, वह धनी है लेकिन बहुत घमंडी है। तो यहाँ पे जो लेकिन है वो अव्यय है। आप इसे इंग्लिश सब्जेक्ट में भी पढ़ते हैं, जिसे आप लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के नाम से जानते हैं। सिंपल माने साधारण वाक्य, कॉम्प्लेक्स मीन्स आपका मिश्र वाक्य होता है, और कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त वाक्य। आप इंग्लिश में इसे पढ़ते भी हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि वाक्य का जो हम लोग तीन भागों में बांटे थे वाक्य को, उसका और एक भाग हम यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि क्रिया के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। ये किसके आधार पर बटा हुआ था, रचना के आधार पर। अब ये मैं बांट रहा हूँ क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक नंबर देखिए क्या है कि क्रिया के आधार पर जो वाक्य के तीन भेद होते हैं, उसका एक नंबर कर्तृवाचक वाक्य। एक नंबर को क्या बोला जाता है, कर्तृवाचक वाक्य। क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हो, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष हो, उसे हम लोग कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। जैसे राम रोटी खाता है, यहाँ पे राम जो है वो क्या है, कर्ता है। आपका खाता जो है क्रिया है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या होता है, वचन, लिंग या पुरुष में परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर जो है कर्ता के अनुसार क्रिया, यहाँ पे एक राम है इसीलिए इसको क्या लिखा गया है, खाता, ठीक है। खाना ही तो क्रिया है ना। और नीचे वाला देखिए उदाहरण आपको स्पष्ट हो जाएगा, सीता भात खाती है। तो देखिए यहाँ पे सीता क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग गया, खाती, ठीक है। यानी कर्ता के अनुसार जब क्रिया के वचन, लिंग या पुरुष में परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्तृवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। चलिए और इसके और भेदों को देखिए आगे। कर्मवाचक वाक्य, यानी जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष में हो, उसे कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस वाक्य में जो क्रिया होगी कर्म के अनुसार उसका लिंग, वचन और पुरुष हो, यानी परिवर्तित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, राम ने रोटी खाई। खाई अक्सर क्या होता है, स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे राम जो है पुल्लिंग है, फिर भी हम लोग खाई क्यों लिखे हैं, क्योंकि रोटी के लिए खाई आया है, ओके। उसी तरह देखिए, सीता ने भात खाया। खाया से ऐसे लग रहा है कि किसी पुल्लिंग के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सीता यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन भात के लिए खाया किया गया है, और खाया यहाँ पर क्या है, क्रिया है, कर्म के अनुसार क्रिया। आप समझ रहे हैं, रोटी और भात जो क्या है, कर्म है, जरूर समझोगे आप। चलिए अब अगला देखते हैं, भाववाचक वाक्य। भाववाचक वाक्य थोड़ा आपको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा अलग है, फिर भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा, आप आसानी से समझ जाइएगा कि भाववाचक वाक्य किसे कहते हैं। जिस अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में क्रिया सदा एक वचन, अन्य पुरुष और पुल्लिंग होती है, ठीक है, उसे भाववाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होता, आपको बस ये याद रखना है इस लाइन को, ऐसे तो आपको ये पूरा याद रखना ही है, बस इस लाइन के द्वारा आप इस वाक्य के द्वारा समझ सकते हैं कि ये जो भाववाचक वाक्य है कैसे आप पहचानिएगा। अगर आपका प्रश्न पत्र में दे दिया कि ऐसे वाक्य में कर्म नहीं होता, ऐसे वाक्य में क्या होता है, कर्म नहीं होता है। आप कर्म जानते हैं कि क्रिया का
प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही क्या होता है, कर्म होता है। तो भाववाचक वाक्य में कर्म नहीं होता है। जैसे देखिए, और थोड़ा सा है, और कर्ता करण कारक में होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता, सीता से सोया नहीं जाता, यानी राम से चला नहीं जाता है और सीता से सोया नहीं जाता है। तो आप इसे अपने कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, और विशेष रूप से आप कॉपी पे नोट डाउन करते समय आप मात्राओं पर ध्यान दीजिएगा। यदि आपका मात्रा गलत होगा तो आपका नंबर भी कम आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे और आप इस चैनल से अपने तैयारी को अच्छा करते रहे। ठीक है, आप सभी को दीपावली का बहुत बहुत शुभकामना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपकी सभी की दीपावली जो हो धन्य धान से आपको भरे। और एक आपसे अनुरोध है मेरा कि आप दीपावली, अगर आप इको फ्रेंडली दीपावली मनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यानी इस दीपावली में हम लोग पटाखे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप थोड़ा ध्यान से सोच के देखिए, अगर पढ़े लिखे लोग ही मूर्ख बन जाएंगे। हम जानते हैं कि पटाखा का व्यवहार करने से हमारा पर्यावरण पे कितना प्रदूषण फैलता है। हमारे पर्यावरण में दिल्ली इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं अक्सर न्यूज में देखता हूं कि दिल्ली में स्थिति इतनी खराब हो जाती है दीपावली के दिन कि दिन में ही रात जैसा हो जाता है और मौसम काफी खराब हो जाता है, चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप दीपावली मनाना चाहते हैं, दीप जलाइए, मोमबत्ती जलाइए और पटाखे का इस्तेमाल आप नहीं कीजिए दीपावली में, ताकि हमारा जो पर्यावरण हो स्वच्छ हो। हमें हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी को हम कुछ दे सके। और एक बात, अगर आप पटाखे का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपने उसके लिए कुछ बजट बना के रखा है पटाखा खरीदने के लिए, तो आप उस पैसे का इस्तेमाल मिठाई खरीदकर या कोई बतासा खरीदकर अपने दोस्तों में बांट सकते हैं, जिससे हमारा इको फ्रेंडली दिवाली मनाया जा सके और हम अपने पर्यावरण के प्रति भी एक मित्रवत व्यवहार कर सके। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। दीपावली में पटाखे का इस्तेमाल नहीं कीजिए, उसके जगह पे अधिक से अधिक मिठाई, खोई और प्रसाद बांटिए अपने मित्र बंधुओं में, और कमेंट के माध्यम से मुझे भी प्रसाद दीजिए। आप सभी को आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।